नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में वी विल डिस्कस पोस्ट इंडिपेंडेंस इवेंट्स इन कश्मीर एंड देयर सिग्निफिकेंस। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट जो जनरली हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हिस्ट्री एंड व्हेन यू आर स्टडीइंग हिस्ट्री it is always in the context of the situation at that time। जैसे मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कश्मीर को लेकर बहुत बार जब गर्मजोशी होती है, जब डिस्कशंस हो रहे होते हैं तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो उसी समय सॉल्व कर देना चाहिए था, इतने साल तो लगने ही नहीं थे, ऐसा तो करना ही नहीं था, वो तो उस समय बेवकूफ़ी करी, ये करा वो करा। ये it's like sitting in 2025, it is really easy to make all of these proclamations. You are talking like almost 80 years after all those events happened, let's say 75 years after all those events happened, without considering the fact that इन 75 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बदल गई है, हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग चेंज हो गई है। द वर्ल्ड विच वॉज प्रीटी मच अ बाइपोलर वर्ल्ड, एक्चुअली इट वॉज अ बाइपोलर वर्ल्ड, हैज़ नाउ बिकम अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। मतलब आज ऐसा तो नहीं है कि यूएस और यूएसएसआर है, आज यूएस है, रशिया है, चाइना है, इंडिया है। मिडिल ईस्ट एज अ ब्लॉक इज़ ऑल्सो बहुत बड़ा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ऑन द ओवरऑल ग्लोबल डायनामिक्स। तो कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन बहुत बदल चुकी है, राइट। एंड उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो आपको समझ में आएगा कि देखिए 1947 में जो वॉर हुआ हमारा पाकिस्तान के साथ related, where Kashmir was the main central contention there। दूसरा ये बात कि a huge majority of population in Kashmir were Muslim, and that the fact that Pakistan was formed just on the basis of religion, actually it was a very tricky situation if you think about it, right। और इसलिए हमें दिखाई देता है कि कहीं कहीं पर अलाउंसेस बनाए गए। इवन वंस राजा हरि सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, अलाउंसेस बनाए गए टू गिव कश्मीर दैट स्टेटस सो दैट दे स्टे, द कश्मीर एज अ स्टेट स्टेज विथ इंडिया। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं था ऑफ कोर्स कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद सडनली वो लोग डिक्लेयर कर देते हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि देयर वॉज दैट रिस्क ऑफ क्रिएटिंग एन इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। और हम देखेंगे, हम आगे चल के इस एपिसोड में हमें समझ में आएगा। और इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ दैट्स वाई कश्मीर एट दैट टाइम वॉज अ वेरी ट्रिकी केस। द अदर बिट, पार्टीशन लेफ्ट स्कार्स ऑन द पीपल हु वर इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। क्या स्कार था कि एक बार पार्टीशन हो गया, एक डिवीजन तो हो गया है, एंड देयरफॉर whoever was there present, they wanted to ensure कि ये इस तरीके का इवेंट फिर से ना हो इस कंट्री के इतिहास में। एक कंट्री को पार्टीशन कर दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है, राइट। एंड द फ्रीडम मूवमेंट was fought for the entire nation, ठीक है। और अब उसके 2 डिवीजन हो गए, तो ये बहुत बड़ा स्कार था। और इसके लिए there were some extra measures, some extra care that was taken in for Kashmir। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में आप आर्टिकल 370 को भी देखिए। अब मैं आता हूँ 1950 पर। 1950 से अब कहानी ये आगे बढ़ेगी। और अगर आपको याद होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक स्पीच में प्लेबिसाइट की बात कर दी थी, तो अब वो प्लेबिसाइट एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी कि यार प्लेबिसाइट। तो शेख अब्दुल्ला खुद भी, देखिए शेख अब्दुल्ला भले ही इंडिया की तरफ थे, बट पावर, देखिए एक पावर इज़ अ वेरी ट्रिकी thing, and anyone who is in power would want to stay in power and therefore would want to exert pressure in different ways। तो ये जो प्लेबिसाइट की जो बात है ये बार बार अब निकल के आने लगेगी कि अरे हमको तो प्लेबिसाइट अल्टीमेटली करवाना ही है, हमको तो प्लेबिसाइट अल्टीमेटली करवाना ही है,
ठीक है। तो 1951 में जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म and which was basically created to make the constitution of Jammu and Kashmir. And अब शेख अब्दुल्ला बार बार ये बात कर रहे हैं कि अरे प्लेबिसाइड तो करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो उसको थोड़ा सा उसको डील करने के लिए एक दिल्ली अग्रीमेंट हुआ बिटवीन जवाहरलाल नेहरू एंड शेख अब्दुल्ला। बेसिकली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर के जो लीडर्स थे उनके साथ दिल्ली अग्रीमेंट हुआ, और ये दिल्ली अग्रीमेंट was operationalized by that presidential order of 1954 which is that article 35A। यही आर्टिकल को 5 अगस्त 2019 में ख़त्म किया गया था। आर्टिकल 35A was अ बैकडोर एंट्री से वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड सेक्शन है, इट गोज़ फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, एंड आर्टिकल 35 सेज दैट कि फंडामेंटल राइट्स के फेवर में किसी भी स्टेट को एक मतलब विधि बनाने की शक्ति, लॉज बनाने की शक्ति होगी। और कहने का मतलब यह है कि यार देखिए, जैसे आपने आर्टिकल 17 में अगर अनटचेबिलिटी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया कि नहीं अब अबॉलिश्ड है अनटचेबिलिटी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने से तो हो नहीं जाएगी, है ना। उसके लिए कुछ लॉज बनाने होंगे। जैसे 1955 में सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, फिर 1979 में एट्रोसिटीज़ एक्ट लाया गया। तो ये वो सारे एग्जाम्पल्स हैं कि मूल अधिकार के पक्ष में आप लॉ बना रहे हो, आप विधि बनाने की शक्ति मिल रही है। तो ये आर्टिकल 35 था। आर्टिकल 35A वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1954 के साथ जोड़ा गया, और ये इसमें बेसिकली ऑल द थिंग्स दैट वर अग्रीड अपॉन इन दिल्ली अग्रीमेंट वर क्रिस्टलाइज्ड, विच इज़ बेसिकली कि परमानेंट रेसिडेंट तय करने की शक्ति जम्मू कश्मीर की सरकार पर रहेगी। और ये क्यों? क्योंकि अगर मान लो प्लेबिसाइड हुआ तो यहाँ की तो डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, अगर यहाँ पे बाहर से लोग आकर बस गए। तो ये जो एक प्लेबिसाइड वाला था, उसके चलते ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया कि यहाँ की नागरिकता तय करने की शक्ति जम्मू कश्मीर सरकार की रहेगी, और जो नागरिक होगा उसे विशेष अधिकार मिलेंगे, जैसे प्रॉपर्टी, जॉब, रिजर्वेशन, ये सारे अधिकार वो नागरिकता वाले लोगों को मिलेंगे। और ये नागरिकता बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखी गई। मतलब इसमें क्या एक प्रावधान था कि अगर इफ़ अ वुमेन मैरीज आउटसाइड कश्मीर, वो खुद भी आउटसाइड फिर हो जाएगी। शी लाइक ऐसा नहीं, क्योंकि दे वांटेड टू अवॉइड अ सिचुएशन वेयर पीपल आर मैरिंग एंड देन गेटिंग सिटीजनशिप और गेटिंग जम्मू कश्मीर की नागरिकता। तो ये एक एक्सेप्शन ये एक ऐड करा गया 35A, एंड इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ, इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वही मैं कह रहा हूँ कि ये बैकडोर एंट्री थी इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, यहाँ पर मैं फिर से वही बता जाना चाहता हूँ कि वो प्लेबिसाइड, जैसे शेख अब्दुल्ला ने 1952 के बाद भी एक स्पीच में 1953 में प्लेबिसाइड की बात करी कि अरे प्लेबिसाइड, एंड US UK वर बैकिंग प्लेबिसाइड, हाँ, क्योंकि ये उनको लग रहा था कि अगर सही में एक्चुअली प्लेबिसाइड हो गया तो फिर क्या होगा। और ये सब हो रहा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बावजूद, है ना, कि प्लेबिसाइड हो गया तो हम तो उधर भी जा सकते हैं। तो अभी भी, और शेख अब्दुल्ला अब पाकिस्तान से भी बातचीत कर रहे हैं, एंड नेहरू डिड नॉट लाइक दैट। येस, यू हर्ड इट राइट। बहुत लोग इस मामले में, आई मीन अगेन नेहरू इज विलिफाइड अ लॉट नाउ डेज, इट्स अ न्यू ट्रेंड दैट हैज स्टार्टेड, बट व्हाट आई वांट टू से हियर इज दैट नेहरू वाज अलार्म्ड बाय दिस। नेहरू को लगा कि अरे यार ये तो मतलब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो 1953 में कर्ण सिंह, तो हुआ क्या था, 1952 में शेख अब्दुल्ला ने राजा हरि सिंह को हटा के कर्ण सिंह जो उनका बेटा था उसको बना दिया कि तुम यहाँ पर मतलब जो प्रेसिडेंट वाला जो एक काम है वो तुम यहाँ पर करो, ठीक है। अब उनको लगा कर्ण सिंह तो बच्चे हैं, उस टाइम बच्चे थे, तो ये तो कुछ कर नहीं पाएंगे। 1953 में कर्ण सिंह ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए शेख अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त कर दिया, ठीक है। एंड ये हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जवाहरलाल नेहरू के इशारों पर, राइट। मतलब ये करवाया गया था क्योंकि जवाहरलाल नेहरू वॉज अलार्म्ड विद द फैक्ट दैट शेख अब्दुल्ला वॉज इन दिस नाउ सिचुएशन इवन लाइक एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। सो ऑल ऑफ दैट नेहरू डिड नॉट लाइक, एंड देन कांग्रेस गवर्नमेंट वहाँ पर बनी जिसमें बख्शी गुलाम मोहम्मद वहाँ के CM बने, एंड ही वॉज बेसिकली लाइक
you can almost say like he was a puppet CM. He was run by central government. और ये 1953 से 1975 तक शेख अब्दुल्ला को साइड किया गया, उनको एक गेस्ट हाउस में बैठाया गया और उनको कहा गया कि आप अब सोचो वगैरह, प्लेबिसाइड वगैरह अपन देखते हैं थोड़ा सा. बट कहने का मतलब यही है कि लोग नैरेटिव कुछ भी बना ले, बट वहाँ पर नेहरू को ये लगा कि दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप दैट हैज़ टू बी टेकन. ठीक है, तो अभी तक क्या क्या हो चुका है. शेख अब्दुल्ला इज नाउ असाइड. ठीक है, कांग्रेस गवर्नमेंट लिटरली सेंटर ही ऑपरेट कर रहा है जम्मू कश्मीर में. 35A आ गया है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1954 आ चुका है. अब क्या होगा, अब नेहरू का मूड बन जाएगा कि जितना हो सके कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग क्लॉजेस जम्मू कश्मीर पे लागू होने ही चाहिए अलग अलग तरीकों से. तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स हैं इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स होंगे. अब जैसे 1958 में पहला अमेंडमेंट हो जाएगा विच इज़ बेसिकली राष्ट्रपति शासन लगाने की, लाइक इमरजेंसी की कोई सिचुएशन आए तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है. आर्टिकल 356 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वो लगाया जा सकता है, वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. तो ये एक अमेंडमेंट किया गया. फिर 1959 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल ऑल्सो हैव एन अथॉरिटी टू कंडक्ट इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर. पहले नहीं था, ये अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद इलेक्शन कमीशन कुड ऑल्सो देन कंडक्ट इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर. 1963 में ऑल इंडिया सर्विसेज विच आर योर सिविल सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज वर एक्सटेंडेड टू जम्मू एंड कश्मीर एज वेल. ठीक है, तो ये सारे फटाफट अमेंडमेंट इसलिए करे गए so that a lot of parts of our constitution can be applied to Jammu and Kashmir as well, and that special status that Jammu Kashmir was continuously enjoying, it could be slowly chipped away. But completely तो कभी नहीं हो पाएगा, है ना, अंत तक अभी जब हम 2019 तक नहीं हो पाएगा. बट कहने का मतलब यह है कि उसमें लगातार अमेंडमेंट्स होते रहेंगे. ठीक है, नेहरू जाएंगे, फिर शास्त्री आएंगे 1965 में. 1965 में शास्त्री जी आएंगे, वो 1965 में हमें पाकिस्तान के साथ एक वॉर भी जीत जाएंगे, तो शास्त्री जी अपने अलग जोश में रहेंगे. तो वो जो दिल्ली एग्रीमेंट में सब जो बातें हुई थी कि सदर रियासत राज्यपाल को बुलाना चाहिए या वजीर आजम मुख्यमंत्री को, तो उन्होंने बोला ये सब कुछ नहीं होगा, सदर रियासत की जगह राज्यपाल ही बनाएंगे और वजीर आजम की जगह मुख्यमंत्री ही कहा जाएगा. तो वहाँ पर शास्त्री जी ने ये चेंजेस कर दिए. ठीक है, कि चलो ये सब हटाओ, फालतू की बातें. उसके बाद इंदिरा गांधी आई. तो शुरू में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जो थी वो तो थोड़ा सा सहारा सपोर्ट वगैरह लेकर चल रही थी. 1971 में ही विल कम बैक विथ थम्पिंग मेजॉरिटी, 352 सीट्स जीत जाएंगे. और फिर बहुत पावरफुल बात, एक बात हो जाएगी कि वापस से हम पाकिस्तान के साथ एक और युद्ध जीत जाएंगे. तो अब इट विल इस्टेब्लिश इंदिरा गांधी एज लाइक कि ज़्यादा नेगोशिएशन के मूड में ही नहीं है. और दूसरी बात एक और देखिए यहाँ पर, शेख अब्दुल्ला हैज़ बीन अवे फ्रॉम पावर फॉर सो लॉन्ग ऑलरेडी, है ना. तो अब उनका भी तो मन है कि भाई थोड़ा तो हम सियासत का खुद भी कुछ तो सियासत भोग लें, कुछ तो एंजॉय कर लें हम अपनी सियासत. तो अब वो भी नरम पड़ गए हैं. तो ऐसे ही फिर शेख अब्दुल्ला ने उस समय 1972 में एक लंदन में एक न्यूज़ अखबार को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि अब प्लेबिसाइड की उम्मीद करना तो निरर्थक है, इट्स मीनिंगलेस टू थिंक अबाउट प्लेबिसाइड नाउ. तो आप देख रहे हैं कि ये जो प्लेबिसाइड 21, 22, 25 साल तक ये चलता रहा उनके दिमाग में कि अरे प्लेबिसाइड ही करेंगे, और उसके बेसिस पे बहुत सारी रियायतें लेते गए, बहुत सारे अलाउंसेस लेते गए. अब इंदिरा गांधी आ गई थी. इंदिरा गांधी वॉज अ वेरी मतलब ऑफकोर्स लाइक शी डिड नॉट कंसीड एनी डिमांड्स, मतलब कोई उन्होंने कुछ उसमें डिमांड, उनकी सारी डिमांड उन्होंने हटा दी. और बस एक था कि हमारा फ्लैग होना चाहिए. उन्होंने कहा ठीक है अपना फ्लैग रख लो, बट अगर इंडिया के फ्लैग का और एंथम का किसी भी तरीके से डिसरिस्पेक्ट हुआ तो हमारी सेना और पुलिस के पास पूरी शक्ति होगी ऐसे किसी भी गतिविधियों को रोकने के लिए. तो ये कहानी अभी इस तरीके से आगे बढ़ रही है. ठीक है, कि 35A था, 35A के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू 35A लाया गया, उसमें बहुत सारी बार अमेंडमेंट्स करे गए. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है. एक और मैं जो इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ वो है कि जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली फॉर्म्ड इन 1956. वहाँ से लागू हो जाएगा. अब वो लागू होगा, उसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ये बताना चाहता हूँ कि जो उसका प्रस्तावना है, ठीक है, उसमें
लिखा है कि जम्मू कश्मीर जो कि भारत का हिस्सा है, ठीक है। तो ये बात बहुत क्लियरली लिखी है, आर्टिकल 3 है जब उस कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें क्लियरली लिखा है कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो मैं और बताना चाहता हूँ उसके कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है आर्टिकल 92 विच वाज राज्यपाल शासन, कि जब अगर सरकार नहीं चल पाई या गिर गई या कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई तो देयर विल बी राज्यपाल शासन फॉर मैक्सिमम 6 मंथ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे इसका एक रेफरेंस आएगा तो हमको आसानी होगी समझने के लिए। तो चलिए अब हम इंदिरा गांधी के समय तक तो आ ही गए हैं। फिर 1975 में फाइनली Sheikh Abdullah will come back as the Chief Minister of Jammu and Kashmir, will stay Chief Minister until 1981, जो फिर वहाँ पे इलेक्शन होंगे, फिर से शेख अब्दुल्ला बनेंगे एंड देन शेख अब्दुल्ला के बाद वहाँ पर फारूक अब्दुल्ला 1982 से मुख्यमंत्री बनेंगे। 1984 में राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे आफ्टर इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज होना शुरू होगा। चेंज क्या होगा कि 1986 में, अगर आपको याद होगा जो पाकिस्तान वाला एक एपिसोड मैंने किया है उसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तान नाउ हैज़ डिसाइडेड टू गो फॉर असिमेट्रिकल वॉर, चेज टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर एंड फ्यूल टेररिज्म, है ना, कि आमने सामने की लड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि उसमें तो हार जाने हम, हार ही गए थे 47, 65, 71 हार ही गए थे 3 वॉर, ठीक है। असिमेट्रिकल वॉर लड़ेंगे और यहीं पर 1986 में मिलिटेंसी विल स्टार्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। 1987 में इलेक्शंस होंगे और अब देखिए इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि शेख अब्दुल्ला वाली पार्टी है उसके अगेंस्ट कौन लड़ रहा है, और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ठीक है। और दिस इज अ रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहते हैं उग्रवाद। अभी हथियार नहीं उठाए, अभी सशस्त्र हथियार नहीं उठाए, सशस्त्र विरोध नहीं शुरू हुआ है। फिर अब ये अब इस कहते हैं ये इलेक्शन हाईली रिग्ड इलेक्शन था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा मतलब इस बात का शक था कि अगर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जीत गया तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इट वॉज कंप्लीटली रिग्ड, कहते हैं बहुत हाईली रिग्ड इलेक्शन था और नेशनल कॉन्फ्रेंस विल विन एंड JKLF विल स्टार्ट सशस्त्र विद्रोह वहां पर, ठीक है। आर्म्ड रेबेलियन स्टार्ट हो जाएगा और तब वहां पर पहले राज्यपाल शासन लगेगा 6 महीने के लिए आर्टिकल 92 के तहत जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड देन 6 महीने बाद वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा अंडर आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये राष्ट्रपति शासन चलते ही रहेगा। आगे 1990 में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लाया जाएगा टू कंट्रोल टेररिज्म मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। आफ्स्पा कहते हैं इसको, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, एंड देन इट विल ऑलमोस्ट टेक 10 to 15 years टू कंट्रोल मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। कंट्रोल का मतलब है कि इंसिडेंसेस तो होते रहेंगे बट फिर धीरे धीरे थोड़े स्पोरैडिकली होने लगेंगे, ठीक है। नाउ द सिचुएशन देखिए क्या है। 87 में इलेक्शन हुआ, वहां से फिर राष्ट्रपति शासन ही शुरू हो गया, सरकार तो चली नहीं। फिर अंटिल 2002 यही सिचुएशन बनी रहेगी ना। एक्चुअली 1996 में फिर से अब इलेक्शन होगा जिसमें फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेंगे और 2002 में जो इलेक्शन होगा उसमें PDP कांग्रेस अलायंस का एक गवर्नमेंट बनेगा। अब 2000 में जो फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट है वो एक रेजोल्यूशन लाएगी। अब देखिए रेजोल्यूशन का नाम क्या है, इस रेजोल्यूशन का नाम है ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन। क्या क्या लिखा गया है इस ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन में? सबसे पहले लिखा गया कि हमको फुल ऑटोनॉमी, जम्मू कश्मीर को फुल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए अंडर आर्टिकल 370। दूसरा, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट्स ओन PM एंड सदर रियासत। तो ये वही वो वजीर आजम और सदर रियासत वाली बात करने लग गए। एंड विड्रॉल ऑफ पोस्ट 1953 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जितने भी बाद में अमेंडमेंट्स किए गए ना वो प्रेसिडेंशियल, उसको नहीं, वो पुरानी वाली स्थिति को ही बरकरार कर दो। ये 3 चीज़ें रखी गई है ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन में। It was completely rejected by Vajpayee government on the grounds that it has a potential to divide the nation and it threatens the sovereignty integrity of our country and of course I mean इसमें कोई डाउट ही नहीं था कि ये इस तरीके का रेजोल्यूशन को रिजेक्ट करना ही था,
ठीक है। अब देखिए होगा क्या ना कि फ्रॉम 2002 ऑनवर्ड नथिंग मच विल चेंज। 2008 में इलेक्शन होंगे, फिर अब चेंज आएगा जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट आएगी, विच हैड बीन टॉकिंग अबाउट द एजेंडा ऑफ रिमूविंग आर्टिकल 370। ये उनके एक मेन मुद्दे में था, ठीक है। पहले टर्म में तो कुछ चेंज ज्यादा होगा नहीं, दूसरे टर्म में होगा, ठीक है। अब क्या उसमें चेंजेस करे गए, कैसे 370 को हटाया गया, बड़ा ही मतलब आपने शायद अगर मूवी वगैरह देखी हो तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। पर अगले एपिसोड में मैं वही बस उसी पे ही फोकस करना चाहता हूं कि कैसे हुआ उसका रिमूवल। बट आज के एपिसोड में बस मैं ये बताना चाहता हूं कि ये प्रॉब्लम इतने सालों तक कैसे बरकरार रही, क्योंकि हमारी सिचुएशन इन द लास्ट 75 ईयर्स केप्ट चेंजिंग, है ना। वो सिचुएशन के हिसाब से प्रॉब्लम के साथ डील किया गया by whoever the leader was at that time, keeping the best interest of our country in mind। ये मेरा मानना है कि भारत का कोई भी लीडर हो, देखिए प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, बस ये बात हमको समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रधानमंत्री देश का होता है और वो देश के लिए सोचता है, और ये बात अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सारे डिसीजन कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे लिए जाते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर many different things behind those decisions, but this is something that I wanted to cover in today's episode, generally giving you an overview of what happened, like some of the major events post independence in Kashmir। एंड अब अगले एपिसोड में हम डील करेंगे कि कैसे 370 was abrogated, what were the steps taken। बहुत ही बढ़िया, मतलब I mean whoever did it must be a mastermind in constitutional law, ठीक है। तो ये बहुत सही समझने लायक चीज़ है। जाने से पहले एक बार मैं आपको रिवीजन करवा दूं आर्टिकल 370 का, सो दैट अगले एपिसोड में आपको थोड़ा आसानी होगी। आर्टिकल 370 में 3 क्लॉजेस थे, 1, 2 और 3। 1 में 4 सेपरेट ABCD थे, ठीक है। पहला A1 कह रहा है लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 238 वुड नॉट अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 238 वाज फॉर दो स्पेशल स्टेटस स्टेट्स जो हैदराबाद वगैरह थे, अब वो अप्लाई ही नहीं होगा, ये लिखा हुआ है 270 में, 371A में। दूसरा, ओनली प्रोविजन स्पेसिफाइड इन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स ऑफ 1950 विल बी अप्लाइड, ये लिखा हुआ है। 1B में क्या लिखा हुआ है, द पावर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट विल बी लिमिटेड टू डिफेंस कॉम्स एंड फॉरेन अफेयर्स। एंड बाकी कोई भी अगर पावर अप्लाई, मतलब बाकी कोई भी अगर लागू करवाना होगा तो इट हैज टू बी इन कॉन्करेंस विद द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होगा और उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को कॉन्करेंस भी चाहिए होगा जम्मू कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट का। सी में लिखा हुआ था आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 370 विल अप्लाई, है ना। और डी में लिखा हुआ था अदर प्रोविजंस, मतलब जितने दूसरे आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, अदर प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कुड बी एक्सटेंडेड टू जम्मू एंड कश्मीर ओनली थ्रू प्रेसिडेंट्स ऑर्डर एंड देन स्टेट गवर्नमेंट हैज टू अग्री। सो पहला जो 1B है वो पावर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा है, 1D जो है वो हमारे सारे अदर जो आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की उसकी बात कर रहा है। तो दोनों में कहा गया है कि कॉन्करेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट चाहिए होगा और प्रेसिडेंट्स ऑर्डर चाहिए होगा, ठीक है। 372 में ये लिखा हुआ है कि जो कॉन्करेंस है स्टेट गवर्नमेंट का वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रेटिफाई करना होगा, वो सब उन्होंने कर दिया था। और 373 है, उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि ओनली प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑन recommendation of Constituent Assembly of Jammu and Kashmir can abrogate और रिमूव आर्टिकल 370। देखिए कौन हटा सकता है ये भी यहाँ पे आर्टिकल 373 में मेंशन्ड है, ये ध्यान रखिए। मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको बहुत अच्छे से बताया था कि 3 जगह प्रेसिडेंट ऑर्डर का मेंशन है, आर्टिकल 371B, 371D और 373। इन जगहों पर
प्रेसिडेंट्स ऑर्डर का मेंशन है। मैं आपको फिर से एक और बार ज़रूर रिवाइज करवाऊंगा अगले एपिसोड में, व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ इट वाज अल्टीमेटली रिमूव्ड। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।